कहानी की शुरुआत में हम एक विशाल जहाज में आग लगते हुए देखते हैं और एक छोटी नाव उसी जहाज के पास से गुजरती है, जिसमें 4 लोग बैठकर कहीं जा रहे थे और उनके पास कुछ सामान भी था। लेकिन अचानक उनकी नाव पानी में किसी चीज से टकरा गई और चलते चलते रुक गई। अब चारों लोगों में से एक व्यक्ति पानी में नीचे देखता है और अचानक समुद्र से एक बहुत ही डरावना हाथ निकलता है, जो उस आदमी को खींचकर अपने साथ ले आया और उनका सामान भी पानी में गिर जाता है। अब कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। कहानी में हमें एंटोनियो नाम का एक द्वीप दिखाया गया है, जहां एक लड़की लाइट हाउस में बैठकर सबको बता रही थी कि हमारे पूर्वज यानी हमारे पूर्वजों की मूर्तियां बनाई गई हैं। उनके बलिदानों के कारण ही आज ये शहर बसा हुआ है और समृद्ध भी है। उनमें से एक मेरे दादा के दादा थे। अब जो लड़की लाइट हाउस में बैठी थी और रेडियो पर सब कुछ बता रही थी, उसका नाम स्टीव था। आगे हम उन बुजुर्गों की मूर्तियां देखते हैं और ये द्वीप भी उनकी पीढ़ियों से चला आ रहा था, यानी उनके बच्चे यहाँ बस गए थे। कहानी में हम निक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने कुछ साथियों और एक दोस्त के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गया था। अचानक उसकी नाव का लंगर नीचे गिर जाता है और एक बोरी में फंस जाता है, और यह वही चीज थी जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी, जिसमें 4 आदमी पानी में गिर गए थे और कई सालों से वहीं थे। अब उनकी नाव का लंगर ऊपर आ गया था, लेकिन उसके कारण थैला खुल गया और सारा सामान उसमें से बाहर आ गया, जिसमें एक बहुत पुरानी कंघी और एक घड़ी थी। निक अब अपनी नाव का क्लच लेने जा रहा था, जो वहां फंस जाने के कारण टूट गया था। उसी रास्ते में उसकी मुलाकात एलिजाबेथ नाम की एक लड़की से होती है और वह निक की पुरानी दोस्त थी। निक उसे इस तरह देखकर खुश हुआ। वह 6 महीने बाद एलिजाबेथ से मिल रहा था। अब निक भी क्लच लेने के लिए उसके साथ जाता है। जब वह दुकान पर जाता है तो एक बूढ़ा आदमी एलिजाबेथ के पास आता है और उसे एक घड़ी दिखाता है। ये वही घड़ी थी जो उस थैले से निकली थी और इस बूढ़े आदमी को समुद्र के किनारे मिली थी। जब एलिजाबेथ उस घड़ी को छूने लगती है तो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, तुम इसे नहीं छू सकती, क्योंकि ऐसा करने से बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन फिर भी एलिजाबेथ उस घड़ी को अपने हाथ में ले लेती है। ऐसा करने से जो घड़ी कई वर्षों से बंद पड़ी थी, उस घड़ी पर भी उसे एक तराजू का निशान दिखाई देता है। तभी निक भी वहां से अपना काम खत्म करके वापस आ जाता है। उसे देखकर बूढ़ा आदमी वहां से चला गया और वे भी वहां से चले गए। इसके बाद हमें स्टीव दिखाया जाता है, जिसे उसके दोस्त ने बुलाया था। वह भी इसी तरह लाइट हाउस में काम करता था। वह स्टीव से कहता है कि मैंने अभी रडार में देखा है कि गहरा कोहरा हमारे द्वीप की ओर आ रहा है। ये सुनकर स्टीव को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर निक भी एलिजाबेथ के साथ अपने घर जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी कार से कोई चीज टकराती है, जिसके कारण उसकी कार का शीशा टूट जाता है। इतना भयानक हादसा देखकर दोनों डर जाते हैं। तभी एक पिता उनके पास आया और यह कहकर चला गया, खून के बदले खून होगा। ये सुनकर दोनों डर जाते हैं। एलिजाबेथ भी अपनी माँ के घर आती है। उसे देखकर उसकी माँ खुश हो जाती है, लेकिन बाद में वह उससे कहती है कि तुम्हें आने से पहले मुझे बताना चाहिए था। ये सुनकर एलिजाबेथ क्रोधित हो जाती है। वह अपनी माँ का घर छोड़कर बाहर आती है, जहाँ निक अभी भी खड़ा था। जब उसने उसे इस तरह देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ का उससे झगड़ा हुआ है, इसीलिए वह एलिजाबेथ को लेकर उसके घर आया था। वे लोग रात को सो रहे थे। तभी अचानक एलिजाबेथ डर जाती है और जाग जाती है। उसने एक भयानक सपना देखा था, जिसमें वह खुद को पानी में डूबते हुए और कुछ लोगों को जलते हुए देखती है। यह पाया गया कि एलिजाबेथ हर समय ऐसे सपने देखती थी। अब वह उठती है और अपने कंप्यूटर पर वही निशान ढूंढती है जो उसने घड़ी पर देखा था, एक तराजू का निशान, क्योंकि यह अब उसके सपनों में भी आ रहा था। इसीलिए उसका कंप्यूटर अचानक बंद हो गया। उसके ऊपर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। जब एलिजाबेथ ऊपर देखती है तो उसे गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई छत पर उल्टा चल रहा हो। वह उन निशानों का पीछा करते हुए बाहर आई, जहां बहुत कोहरा था। एलिजाबेथ को चारों ओर से घने कोहरे ने घेर लिया था। अचानक पीछे से निक भी आ जाता है, जो उसे फिर से घर के अंदर ले जाता है। दूसरी ओर हम निक के दोस्तों को देखते हैं, जो उसकी नाव लेकर समुद्र में अपनी महिला मित्रों के साथ पार्टी कर रहे थे। उसकी नाव के चारों ओर कोहरा है। निक के दोस्त ने मदद के लिए संपर्क किया, लेकिन बहुत अधिक कोहरा और ठंड के कारण वह किसी से संपर्क नहीं कर पाया। अब उसकी नाव में सभी चीजें फटने लगती हैं। जब निक का दूसरा दोस्त इंजन की जांच करने जाता है तो वह बाहर आता है और एक बड़े जहाज को देखता है, जिसमें कुछ ही लोग सवार हैं। वह अपने दोस्त को उसी जहाज को दिखाने के लिए बुलाता है, लेकिन जब वह आया तो वहाँ कोई नहीं था।
तभी कोई चीज आकर उसकी नाव पर हमला कर देती है, जिसके कारण दोनों लड़कियां मर जाती हैं। इसके बाद एक चाकू निक के दोस्त की आंख में लग जाता है और वह भी मौके पर ही मर जाता है। वह कौन सी चीज थी जिससे सभी को नुकसान पहुंच रहा था? अगले दिन निक को अपने चाचा का फोन आता है और वह उसे बताता है कि तुम्हारा दोस्त कल रात घर नहीं आया। वह उसके दोस्त का पिता था। वह आपकी नाव लेकर अपने दोस्त के साथ पार्टी करने चला गया। ये सुनकर निक अब एलिजाबेथ को एक नाव में ले जाता है और अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ता है, जहां उसे समुद्र में उसकी नाव मिली थी। लेकिन जब वे उसके अंदर जाते हैं तो नाव बुरी हालत में होती है और उन्हें पता चलता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। जब वे नाव की ओर देखते हैं तो निक को अपने दोस्त का शव मिलता है और समुद्र में जाल में फंसी लड़कियों के शव भी दिखाई देते हैं। जब एलिजाबेथ नाव की थोड़ी और जांच करती है तो उसे निक का दूसरा दोस्त मिलता है, जो फ्रिज में बैठा हुआ था। दरअसल वह रात की घटना से डरकर यहाँ छिपा हुआ था। निक के दोस्त ने उसे बताया कि एक गहरे तूफान ने हमारी नाव को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसने हमारे दोस्त और 2 लड़कियों को खत्म कर दिया है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। अब निक को नाव से एक कैमरा मिला है, जिसे वह ले जाता है और एलिजाबेथ को देता है और उसे इसका ख्याल रखने के लिए कहता है। उन्होंने ये भी कहा कि शायद इस कैमरे से हमें ये जानकारी मिल सके कि कल रात हमारी नाव पर किसने हमला किया था। कौन जानता है कि इसमें कोई रिकॉर्ड है या नहीं। अब एलिजाबेथ निक के बोट हाउस में बैठी कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रही थी, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त सच कह रही थी। उसी तूफान ने हमला करके उन सभी को मार डाला था। अब ये सब बताने के लिए एलिजाबेथ निक के पास जा रही थी, लेकिन जाते समय उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गई। ऐसा लग रहा था कि कोई भी निक को ये सब बताना नहीं चाहता। उसके साथ कैमरा भी गिर जाता है। एलिजाबेथ खुद को बचाती है और दीवार की मदद से पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वहां से एक पुरानी किताब मिलती है, जिसे वह अब एक पिता के पास ले जाती है। वह वही पिता था जिससे वे पहले मिले थे, जिसने कहा था कि खून के बदले खून होगा। एलिजाबेथ पिता के पास आई क्योंकि यह पिता के पिता द्वारा लिखी गई थी, लेकिन पिता ने एलिजाबेथ को इस पुस्तक के बारे में बताने से इनकार कर दिया और उससे कहा कि वह चली जाए, अन्यथा कोई भी जीवित नहीं बचेगा। एलिजाबेथ को अपने पिता की बातें बहुत अजीब लगती हैं, इसलिए वह अब ये किताब लेकर निक के पास जाती है। उन्होंने वह किताब पढ़ी और पता चला कि उनके पूर्वजों ने कई निर्दोष लोगों की जान लेकर इस शहर को बसाया है। दरअसल एक द्वीप था जो व्यापार के लिए एक विशाल द्वीप माना जाता था, जहां लोग अमीर और संपन्न थे, लेकिन एक बीमारी फैलने के कारण वह द्वीप नष्ट हो गया और वहां केवल कुछ ही लोग बचे। वे अपना जहाज लेकर एंटोनियो चले गए, अर्थात वे उस द्वीप के लिए रवाना हो गए जिस पर अब वे रह रहे हैं। जहाज का नेता इस द्वीप के लोगों से जमीन खरीदने का अनुबंध करता है ताकि वह यहाँ बाकी लोगों के साथ आराम से रह सके, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों ने नेता को धोखा दिया। उन्होंने उसका सारा धन लूट लिया और उसके जहाज पर मौजूद सभी लोगों को बंद कर दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। और यह वही दृश्य था जो हमने कहानी की शुरुआत में जहाज को जलते हुए देखा था। उसी जहाज में जल रहे लोगों की आत्माएं अब यहाँ लौट आई हैं और यहाँ रहने वाले लोगों से बदला लेना चाहती हैं। फिर हम स्टीव को देखते हैं, लाइट हाउस का वह कमरा जिसमें वह थी। आग लग जाती है। स्टीव का बेटा इसे समुद्र के किनारे से लाया था। स्टीव आग बुझा देता है, लेकिन दीवार पर वही निशान बन जाते हैं जो घड़ी और कंधे पर थे। वह अपने बेटे को बुलाती है और कहती है कि अगली बार तुम समुद्र से घर में कुछ भी नहीं लाओगे। अस्पताल में निक अपने दोस्त के साथ था। फिर एलिजाबेथ मुर्दाघर में जाती है, जहां निक के अन्य दोस्त थे जो मर चुके थे, लेकिन उनमें से एक जीवित हो जाता है और एलिजाबेथ को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन जब वह चिल्लाती है तो वह गिर जाता है और फिर से मर जाता है। समुद्र के दूसरी ओर वही आदमी जिसके पास घड़ी थी, एक रस्सी देखता है और उसे अपनी ओर खींचता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह धुएं का बादल अपनी ओर खींच रहा हो। स्टीव का बेटा भी वहां था और यह सब देख रहा था। तभी उसके पीछे से धुआं आने लगा। स्टीव का बेटा दौड़कर अपने घर में घुसता है और उसकी दादी जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। स्टीव का बेटा अपनी दादी के घर पर था और पूरे द्वीप पर धुआं फैला हुआ था। स्टीव बैठी हुई अपनी सहेली से बात कर रही थी कि तभी लाइट बंद हो गई। स्टीव की सहेली का लैपटॉप चालू था और अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। स्टीव अपने दोस्त से बात कर रहा था और उसे दरवाजा खोलने से मना कर रहा था, लेकिन उसने दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गया, जहां धुएं में मौजूद एक आत्मा ने उसे जला दिया और मार डाला।
स्टीव डर जाता है और तुरंत अपने बेटे को फोन करता है जो अपनी दादी के घर पर था, लेकिन खराब मौसम के कारण उससे फोन नहीं मिल रहा था। इसलिए वह हवा पर आती है और कहती है कि खराब मौसम के कारण बहुत कुछ गलत हो गया है, और वह अपनी दोस्त की मौत के बारे में भी बताती है। वह ये भी कहती है कि मेरा बेटा मुसीबत में है, क्या कोई है जो इस समय मेरी मदद कर सकता है। निक ने रेडियो पर उसकी बातें सुन ली थी। वह जल्दी से एलिजाबेथ को लेकर स्टीव के बेटे को ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी ओर हमने बुजुर्गों की मूर्तियां देखी जिन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। उस समय पूरे शहर की रोशनी भी चली गई थी। स्टीव भी अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन अचानक रास्ते में उसकी कार बंद हो जाती है। वहां बहुत अधिक धुआं था और उसने स्टीव की कार को चारों ओर से घेर लिया था। तभी एक ट्रक ने उनकी कार को सामने से टक्कर मार दी, क्योंकि धुएं के कारण कोई कुछ देख नहीं पा रहा था। उसकी कार मुड़ते समय पानी में गिर गई थी। स्टीव पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में एक आत्मा थी जो उसका पैर पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींचती है, लेकिन किसी तरह वह पानी से बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर स्टीव की माँ जो घर पर थी, एक आत्मा ने उसकी माँ को भी जला दिया था। जब उसका बेटा अपनी दादी को इस तरह देखता है तो वह खुद को कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन धुएं में मौजूद आत्मा उसके कमरे में आ जाती है और स्टीव के बेटे को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी निक आ जाता है जिसने स्टीव के बेटे को बचाया था। वे उसे कार में बिठाकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ न देख पाने के कारण उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। वे भी आगे चल पड़े। स्टीव भी उनके पास पहुंच चुका था। वे सभी एक साथ एंटोनियो हॉल में जाते हैं जहां एलिजाबेथ की माँ और बाकी लोग थे। वे सब मिलकर दरवाजे बंद कर देते हैं और तभी अंदर एक लाश गिरती है जो निक के दोस्त के पिता की थी। जिसके बाद धुएं में मौजूद वो आत्मा भी अंदर आ गई थी जिसने सबसे पहले एलिजाबेथ की मां को मारा था, क्योंकि वो उन लोगों में से एक की बेटी थी जिन्होंने उस नेता के साथ गलत काम किया था। फिर आत्मा पिता को मार देती है। दरअसल यह उसी नेता की आत्मा थी जिसके साथ यहाँ की जनता ने विश्वासघात किया था। वह आत्मा शहर के मेयर के साथ कब्रिस्तान में आती है और मेयर को एक अनुबंध पत्र देती है। ये वही दस्तावेज थे जो नेता ने उन्हें पहले दिए थे। इसके बाद नेता की आत्मा भी जलकर उसे मार देती है। ये सब वहाँ चुपचाप खड़े निक और एलिजाबेथ ने देखा था। जिसके बाद एलिजाबेथ उस नेता के पास जाती है और जब आत्मा उसका हाथ पकड़ती है तो एलिजाबेथ भी आत्मा में बदल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल एलिजाबेथ नेता की पत्नी का दूसरा जन्म था और इसीलिए उसे ऐसे सपने आते थे कि उसे जहाज जलता हुआ दिखाई देता था, तराजू के निशान दिखाई देते थे और साथ ही घड़ी भी जो उसके मिलते ही काम करने लगती थी। निक भी यह सब देख रहा था और जैसे ही वह ये सब देखता है सब कुछ गायब हो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है जहां स्टीव अपने बेटे के साथ रेडियो पर बात कर सबको बता रही थी कि कल क्या हुआ था और कोई नहीं जानता कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन हाँ, हर कोई अपनी गलतियों की वजह से मारा गया और सब कुछ अपना बदला लेने के लिए वापस आता है। इसका मतलब यह है कि खतरा अभी टला नहीं है। निक उस किताब को भी समुद्र में फेंक देता है जो एलिजाबेथ ने इसी कोशिश में पाई थी कि शायद अब ये मौत का कोहरा दोबारा उनके शहर में न आए। इसके साथ ही खतरनाक कोहरे की कहानी यही समाप्त होती है।